हेलो स्टूडेंट्स। तो जो सेकंड चैप्टर हमारा 12th वाला चल रहा था, नीट के क्वेश्चन चल रहे थे पुराने। 2019 का नीट का क्वेश्चन ही आया हुआ है। चलो देखते हैं भाई क्या कहा इसमें, क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। कल की वीडियो में हमने 15 तक कर लिए थे इसके क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला चैप्टर चल ही रहा है हमारा, आपको पता है। जरा देखते हैं क्या बोला इसमें सवाल में। टू मेटल स्फीयर्स, वन ऑफ रेडियस आर एंड अदर रेडियस 2r। एक मेटल का स्फीयर है भाई, लो जी, इसकी रेडियस आर दे रखी है और दूसरे की रेडियस डबल मतलब 2r दे रखी है। ठीक है। हैव द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, पहले पे भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, दूसरे पे भी सिग्मा। अब इनको क्या किया, सरफेस चार्ज डेंसिटी से अब इनको दे आर ब्राउट इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड। पहले इनको कॉन्टैक्ट में लाए, मान लो एक वायर से इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और फिर कनेक्ट करने के बाद इनको सेपरेट कर दिया। अब बताना है कि इनके ऊपर जो नई चार्ज डेंसिटी होगी वो कितनी होगी। ठीक है, चलो इनको कनेक्ट करने से पहले एक काम कर लेते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी से इनकी चार्ज को निकाल लेते हैं। पहले स्फीयर पे चार्ज मान लेते हैं Q1 और दूसरे पे मान लेते हैं बच्चों Q2। Q1 की वैल्यू निकालेंगे तो चार्ज होता है एरिया इनटू में चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा इनटू में 4πr²। ऐसे Q2 निकालेंगे तो इसकी भी एरिया इनटू में चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा इनटू में 4π इंटू 2r²। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4πr² सिग्मा, पहले वाले पे जो चार्ज है, और दूसरे पे जो चार्ज है वो है 16πr² सिग्मा। बच्चों दोनों का चार्ज हमें पता चल गया। क्या दोनों पर पोटेंशियल पता चल जाएगा चार्ज से? तो बिल्कुल, V1 और V2 निकाल लेंगे। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε0 Q1 बटे में R। ऐसे दूसरे पर पोटेंशियल आ जाएगा 1/4πε0 Q2 बटे में 2R। तो V1 1/4πε0 Q1 की वैल्यू रख दो 4πr² सिग्मा बटे में R। R से R कट गया, 4π से 4π कट गया। V1 का वैल्यू आ गया R सिग्मा और बटे में एप्सिलॉन। ऐसे V2 निकाल लो बच्चों, तो Q2 की वैल्यू रख दो 1/4πε0। Q2 की वैल्यू आ गई आपकी, Q2 की वैल्यू आ गई आपकी 16πr² सिग्मा बटे में 2R। देखो पाई से पाई कट गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 से 16 को काटा 2 आ गया, और एक R से एक R कट गया। तो V2 बराबर आ गया ऊपर 2R सिग्मा बटे में एप्सिलॉन। ये दोनों की वोल्टेज हमारे पास आ गई बच्चों। अब क्या है इन्होंने कहा है कि इन दोनों स्फीयर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। देखो कनेक्ट जब हम कर देते हैं तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज चलना शुरू कर देता है। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कंसेप्ट का सवाल है। जब दो कैपेसिटर हैं, दोनों चार्ज हैं, दोनों कैपेसिटर को आपस में जोड़ दो, तो जिस पे ज्यादा पोटेंशियल है उससे कम पोटेंशियल की तरफ चार्ज चलना शुरू कर देगा। अब देखो V1 और V2 में ज्यादा कौन है? V2 साफ नजर आ रहा है, तो V2 से V1 की तरफ एक चार्ज चलना शुरू कर देगा। ठीक, चार्ज चलेगा, कब तक चलता रहेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो एक हो गया, फिर दूसरा हो गया, और दोनों का पोटेंशियल हो गया बराबर, इसका भी V, इसका भी V, तब तक चलता रहेगा।
अब इस पे जो नया चार्ज होगा मान लो वो इस पे Q3 होगा और इस पे नया चार्ज Q4 होगा, Q4 होगा। तो अब Q3 और Q4 हमको निकालना है। तो ये वोल्टेज जो होगी अब नई, ये कितनी होगी कॉमन वोल्टेज। कब तक ये चार्ज चलेगा, बड़े ब्लॉक से छोटे ब्लॉक पे चार्ज चलेगा, क्योंकि बड़े ब्लॉक का पोटेंशियल देखो ज्यादा है V2 और V1 कम है। V2 बड़ा है V1 से, साफ नजर आ रहा है। ठीक है, तो कब तक चलता रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो ठीक है, अब यहाँ से ये कॉमन पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं, फिर हमारे पास नया चार्ज भी हमको मिल जाएगा। तो इसका कॉमन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 और बटे में C1 प्लस C2 बच्चों। अब C1 क्या है, पहले वाला जो है उसके कैपेसिटेंस को C1 बोलेंगे और दूसरे वाले को C2 बोलेंगे। इसका कैपेसिटेंस को क्या लिख सकते हो आप, देखो इस स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, दूसरे वाले का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R। उठा के इसको रख दो, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू इसकी वोल्टेज V1, V1 कितनी थी, ये रही R सिग्मा, चलो मैं लिख देता हूं उसको, R इंटू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। फिर ऐसे C2 निकाल लो, तो वो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R सेकेंड वाला, और इसकी V2 कितना आ गया इसका 2R सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और बटे में दोनों को आपस में ऐड कर दो C1 प्लस C2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R। देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर से भी और नीचे से भी कॉमन आ रहा है, हटाओ इसको। अब ये कितना बन गया, ये बन गया R स्क्वायर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट प्लस ये हो जाएगा 4R स्क्वायर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट और बटे में R प्लस 2R, तो 3R हो गया। ये दोनों को आपस में ऐड कर दो तो 5R स्क्वायर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट बटे में 3R। 3R के बटे में 1 मान लो, ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ R से R कट जाएगा बच्चों। ये आ गई वोल्टेज कॉमन दोनों की 5R सिग्मा बटे 3 एप्सिलॉन नॉट, दोनों की कॉमन वोल्टेज जो आ गई वो ये आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये कॉमन वोल्टेज आ गई। अब पूछा है इन पे नया, पहले वाले पे नई डेंसिटी कितनी होगी सिग्मा 1 और दूसरे पे कितनी होगी सिग्मा 2। चलो पहले नए वाले पर चार्ज निकाल लो, मतलब वायर लगाने के बाद Q3 की वैल्यू देखो। अब इस पे नया चार्ज कितना है Q3, कैसे निकालेंगे सर, तो वोल्टेज पता चल गई, Q बराबर होता है C इंटू वी, तो C1 इंटू वी। C1 कितना था इसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R था सर, और V कितना आया, V आया 5R सिग्मा बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। लो अब हमको निकालना है सिग्मा 1, सिग्मा 1 नहीं सॉरी सिग्मा 3 कह दो इसको, और इसको सिग्मा 4 कह दो। सिग्मा 3 निकालना है सर, तो Q3 और बटे में उसका सरफेस एरिया, सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज बटे एरिया, तो एरिया कितना है 4 पाई R स्क्वायर, तो Q3 की वैल्यू रख दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू में 5R सिग्मा बटे 3 एप्सिलॉन नॉट और बटे में 4 पाई R स्क्वायर। देखो R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, ऊपर एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो बचा कितना, ऊपर बचा सर 5 सिग्मा और बटे में नीचे 3, तो इसका मतलब इस पे जो नई डेंसिटी है वो है 5 सिग्मा बटे 3। चेक करो कोई सा है क्या आंसर, 5 बटे 3 सिग्मा, सिग्मा 1 सिग्मा 2, इन्होंने हमने सिग्मा 3 और सिग्मा 4 लिया, इन्होंने सिग्मा 1 और सिग्मा 2 ले रखा है। चलो कोई बात नहीं, आंसर आना चाहिए
5/3 सिग्मा। देखो ये ऑप्शन बैठ गया हमारा, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, इसी से निकल आया। फिर भी अगर निकालना चाहते हो तो सिग्मा 3 निकाल लिया, ऐसे सिग्मा 4 भी निकाल सकते हो। Q4 और बटे में 4 पाई है, 4 पाई इंटू 2R का स्क्वायर। इसे सॉल्व करके देख लो, वही आ जाएगा जो आ रहा है। कर दूं? हाँ सर कर दो, चलो कर देंगे भाई। C2/V और 4 पाई, ये हो जाएगा 16 पाई R²। C2 कितना है? तो C2 है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R। V वोल्टेज इसकी कॉमन, तो 5R सिग्मा बटे 3 एप्सिलॉन नॉट बटे में 16 पाई R²। देखो 4 × 2 8, 8 से 16 कट गया 2R, पाई से पाई कट गया बच्चों, R² से R² कट गया, ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, यहाँ एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट गया, तो ये आ गया 5 सिग्मा बटे 6। चेक करो, यही था क्या आंसर, 5/6 सिग्मा। तो ऑप्शन डी देखो ये रहा 5/6। तो क्वेश्चन अच्छा था, इसका शॉर्ट मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको प्रॉपर पूरे बढ़िया तरीके से इसको बताया है। शॉर्ट मेथड में जल्दी ही छोटे छोटे शॉर्ट्स में आपको बना के लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें शॉर्ट आपको बताए जाएंगे, शॉर्टकट्स बताए जाएंगे, ठीक है। तो शॉर्टकट से जहां हो सके शॉर्टकट, नहीं तो पूरा पूरा आपको पहले उसे समझना है। जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो यही काम आप बहुत जल्दी से कर पाओगे, ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है इसमें? 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 C2, दो एक जैसे कैपेसिटर है, ओके। तो इन्हें C1 C2 क्या लिखो, इनको तो C और दूसरे को भी C लिख लो, एक जैसे ही तो है। चलो फिर अब इन्होंने कहा कैपेसिटेंस C1 C2 आर कनेक्टेड एज शोन इन सर्किट, सर्किट में जुड़े हुए हैं। टर्मिनल A एंड B ऑफ की K आर कनेक्टेड टू चार्ज द कैपेसिटर। पहले A और B को आपस में कनेक्ट कर दिया, देखो यहाँ से यहाँ, तो उससे क्या होगा, उससे ये पहले वाला जो कैपेसिटर है ये चार्ज हो जाएगा, क्योंकि V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट हो गया। देखो ये अभी हमारा इससे कोई मतलब नहीं है C2 से, सिर्फ देखो ये वाला टर्मिनल यहाँ से जाके इधर सर्किट की इसकी कैपेसिटर की एक प्लेट में जुड़ गया, और इधर वाला नेगेटिव टर्मिनल इस प्लेट पे जाके यहाँ से जुड़ गया। तो ये जो है ये इसका चार्ज हो गया। इस पे चार्ज कितना आया, तो सर V वोल्ट की बैटरी से चार्ज हुआ है, तो इस पे वोल्टेज भी आ गई, ठीक है। फिर हमने इसको यहाँ से हटा दिया, A और B के बीच में से फिर हमने इसको हटा दिया, देखो ऐसे ये हट गया ऐसे, ठीक है। फिर हमने B को C के साथ जोड़ दिया इधर, तो ये दोनों कैपेसिटर किस में आ गए बच्चों, पैरेलल में। अब बैटरी से कोई मतलब नहीं हमारा, अब पहले वाला C1 कैपेसिटर C2 के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो अब आपको ये सवाल जो हो गया किसका हो गया, कि दो कैपेसिटर है, मान लो एक C है ऐसे और दूसरा भी C है, एक तो चार्ज है V वोल्ट पे जिसका कैपेसिटेंस C है, और दूसरा डिस्चार्ज है, मतलब उसकी वोल्टेज 0 है। एक जो चार्ज है उसकी वोल्टेज तो V है, दूसरा डिस्चार्ज है, और जब आप इनको आपस में पैरेलल में जोड़ देंगे तो क्या होगा, सर सीधी सी बात है, एक जो चार्ज कैपेसिटर है उससे जो डिस्चार्ज कैपेसिटर है उस पर चार्ज लगातार चलता जाएगा चलता जाएगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। इसका भी पोटेंशियल मान लो V0 हो गया, इसका भी V0 हो गया, अब इन दोनों के बीच में चार्ज चलना बंद हो जाएगा। पहले एक पे पोटेंशियल V था, दूसरे पे 0 था, तो V वाला जो था उस पे से चार्ज निकलेगा और डिस्चार्ज वाले कैपेसिटर को भी चार्ज कर देगा। कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर। तो ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था, C1 V1 प्लस C2 V2 और बटे में C1 प्लस C2। वैसे तो हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये दोनों एक जैसे हैं, तो इनका जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो आधा आधा हो जाएगा। कैसे, देखो जरा, C1 पहले वाला कैपेसिटर C
उसकी वोल्टेज देखो V। फिर C2 दूसरे वाला कैपेसिटर C, उसकी वोल्टेज 0 और बटे में C प्लस C, तो ये आ जाएगा CV बटे 2C। C से C कट गया तो V नोट आ गया V बटे 2, ये आ गया। मतलब दोनों का जो पोटेंशियल है V/2 V/2 हो जाएगा, दोनों का जो पोटेंशियल है अलग अलग। ठीक है, अब दोनों चार्ज हो गए। क्या इस प्रोसेस में कोई एनर्जी लॉस हुई? हाँ, इस प्रोसेस में एनर्जी लॉस हुआ करती थी। ये तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि जब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है कैपेसिटर के बीच में तो वहां पे एक एनर्जी लॉस होती है, और उस लॉस एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 C1 इंटू C2 बटे C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। हमें तो कॉमन पोटेंशियल, सही बात तो यह है, निकालने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन चलो निकाल लिया हमने, कोई बात नहीं। 1/2 C1, पहला कैपेसिटर C, दूसरा भी C, और बटे C प्लस C हो गया 2C, इंटू V1, पहले कैपेसिटर पे वोल्टेज V, दूसरे पे 0 और उसका स्क्वायर, एक C से C कट गया, ये आ जाएगा C/4 इंटू में V स्क्वायर, तो ये आ गया 1/4 CV स्क्वायर। इतनी जो एनर्जी है वो हमारी लॉस हो गई। अब एक बात सोचो, इन्होंने पूछा था ड्यू टू दिस व्हाट विल बी परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी लॉस हुई, कितने परसेंट एनर्जी लॉस हुई। अच्छा देखो, पहले इसकी एनर्जी कितनी थी? पहले एनर्जी थी, सिर्फ इस कैपेसिटर में थी, कितनी थी? हाफ CV स्क्वायर। चेक कर लो इतनी थी कि नहीं, और इतनी लॉस हो गई। पहले ये एनर्जी थी, ये इनिशियल एनर्जी है हमारी U1, और ये लॉस एनर्जी है। अब ध्यान से देखो तो ये हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि इस पे वोल्टेज V थी, इस पे तो कोई एनर्जी थी नहीं, सेकंड वाले पे तो ये तो डिस्चार्ज था, पहले वाले पे थी बस एनर्जी, तो कितनी थी? हाफ CV स्क्वायर। और लॉस कितनी थी? तो लॉस हुई सर 1/4 CV स्क्वायर। देखो ये जो एनर्जी है U1, उससे लॉस एनर्जी आधी है, 1/2 CV स्क्वायर का आधा कर दोगे तो लॉस एनर्जी आ जाएगी, तो इसका मतलब हमारे पास 50% एनर्जी लॉस हो गई। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, आसान सा सवाल था कि आधी एनर्जी हमारी लॉस हो गई। भाई हाफ CV स्क्वायर का आधा करो तो 1/4 CV स्क्वायर आता है, तो ये लॉस एनर्जी है, तो इसका मतलब हमारी 50% एनर्जी क्या हो गई? लॉस हो गई कैपेसिटर की। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, नए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा है इसमें? इसमें कहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी दो प्लेट होती है, आपको पता है, दोनों पे चार्ज होता है, एक पे प्लस चार्ज, दूसरे पे माइनस चार्ज। ठीक है, उन दोनों प्लेट्स के बीच में एक फोर्स होता है, वे एक दूसरे को खींचती है, तो ये प्लस वाली प्लेट को माइनस वाली प्लेट खींचेगी अपनी तरफ, और माइनस वाली प्लेट को प्लस वाली प्लेट खींचेगी अपनी तरफ। ये जो फोर्स होता है ये कितना होता है? तो भाई ये फोर्स का जो फॉर्मूला होता था वो होता था, मैं आपको देखो याद दिलाता हूं, उसका तरीका था एक, चलो फॉर्मूले बता दो, फॉर्मूला कितना होता है? वो होता था आपका फॉर्मूला 1/2 सिग्मा स्क्वायर A बटे एप्सिलॉन। सर ये कैसे आया फॉर्मूला? तो ये तो भाई आप पढ़ के आए होंगे वैसे, लेकिन फिर भी चलो यार, तुम कह रहे हो तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। मान लो ये प्लेट है, प्लेट पे है चार्ज Q, उसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो उससे उसके आसपास का जो फील्ड होता है वो कितना होता है? उसका फॉर्मूला होता है सर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमने कोई माइनस का चार्ज रख दिया Q, तो उस पे, इसी पॉइंट पे अगर हमने कोई चार्ज रख दिया
तो ये प्लेट उसको अपनी तरफ खींचेगी F फोर्स से। वो फोर्स कितना होगा, F बराबर Q इंटू ई। तो Q इंटू में ई की जगह रख दो सिग्मा इंटू 2 एप्सिलॉन। अब ये Q कितना है, ये जो नेगेटिव चार्ज आपने रखा है ये इस नेगेटिव प्लेट का पूरी का चार्ज है। तो नेगेटिव प्लेट पे कितना चार्ज है, तो सर इस पे है माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया क्या होता है, तो डेंसिटी इंटू में एरिया। ये बन गया आपका Q, नेगेटिव प्लेट का चार्ज सिग्मा इंटू एरिया, इंटू में सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये सॉल्व करके आ गया सिग्मा स्क्वायर ए बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसको डायरेक्ट के लिए याद कर लो। देखो यही लिखवाया मैंने यहाँ, ये दोनों प्लेट्स के बीच का फोर्स आ गया। अब इन्होंने क्या पूछा कि ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू मेटल प्लेट्स ऑन आइसोलेटेड प्लेट हैविंग चार्ज Q, सिग्मा की जगह Q यूज कर लो। चलो कर लेंगे। फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ सिग्मा बराबर क्या होता है Q बटे ए, चार्ज बटे एरिया होता है सिग्मा, उठा के रख दे। तो कैपिटल Q बटे ए का होल स्क्वायर इंटू में ए बटे एप्सिलॉन नॉट। एक ए से एक ए कट जाएगा, एक ए बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर है इसका। तो ऊपर रह जाएगा Q का स्क्वायर और वो ए बटे में आ जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट। ये फोर्स आ गया। चलो ये दोनों प्लेट्स के बीच का फोर्स है बच्चों। अब इन्होंने कहा है ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों प्लेट के बीच में, पहला ऑप्शन पढ़ो, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। क्या इसके फॉर्मूले में कहीं आपको डिस्टेंस दिखाई दे रही है, नहीं, तो ये तो ऑप्शन है नहीं। लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, अरे डिस्टेंस है ही नहीं भाई, दूसरा भी ऑप्शन नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, बिल्कुल। ये जो फॉर्मूला है F, ये जो फोर्स का फॉर्मूला है, इसमें कहीं पे भी हमें डिस्टेंस दिखाई नहीं दे रही। प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितनी थी, जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमने कहीं पर भी डिस्टेंस को कहीं मेजर ही नहीं किया। देखो जहाँ पे हमने सॉल्व भी किया था इसको, वहां पे भी कहीं डिस्टेंस का जिक्र नहीं हुआ था। तो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है ये फॉर्मूला। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। आसान सा सवाल था ये। चलो आगे बढ़ते, फर्स्ट फॉर्मूले पता होने चाहिए भाई, फॉर्मूले पता होगा सब कुछ कर लोगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द डायग्राम बिलो शो रीजन्स ऑफ इक्विपोटेंशियल। देखो आपको ना कुछ रीजन दिए हुए हैं, कुछ ऐसे एरिया दिए हुए हैं जहां का इक्विपोटेंशियल लाइनें खींची हुई है। जैसे ये लाइन खींची हुई है पहली, इस पूरी पर लिखा हुआ है 10 वोल्ट। देखो ये लिखा हुआ, इसका मतलब ये है इसके हर पॉइंट का अगर पोटेंशियल निकालोगे, इस पूरी लाइन का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, हर पॉइंट का पोटेंशियल 10 है। एक इससे आगे खींच दी, उस पर लिख दिया 20 वोल्ट, तो इसका हर एक का हर पॉइंट का पोटेंशियल 20 है। इसी तरीके से 4 लाइनें खींच दी, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ ए ले लिया पहली लाइन पे और बी ले लिया लास्ट वाली लाइन पे। अब हम किसी चार्ज को उठा के, मान लो कोई चार्ज है पॉजिटिव चार्ज Q प्लस Q, उसको उठा के ए से बी पे ले जा रहे हैं, तो हमें ए पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम ए टू बी इन ईच डायग्राम, मैक्सिमम वर्क, तो कितना वर्क करना पड़ेगा हमें ए से बी तक ले जाने में। तो देखो 10 से लेके 40 तक अगर आपको इसको ले जाना है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है, जब भी ए से बी पे जाओगे तो ए टू बी वर्क का फॉर्मूला होता है, जिस चार्ज को ले जा रहे हो उसे लिख लो, और जिस पॉइंट से ले जा रहे हो और जहां तक ले जा रहे हो, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, ये फॉर्मूला लगा। तो प्लस का चार्ज है तो प्लस का क्यू लिख लो, वी बी, बी का पोटेंशियल 40 माइनस ए का पोटेंशियल 10, तो आंसर आ गया 30 क्यू। सर ऐसी दूसरी फिगर में देखो ए से बी तक लेके गए, तो पहली जो लाइन है उसका पोटेंशियल 10 है
और आखिरी वाली जो लाइन है उसका पोटेंशियल 40 है। तो सर उसमें भी वर्क कितना ही होगा ए से बी तक ले जाने में, ए टू बी कितना आएगा? तो ये आ जाएगा आपका वही प्लस का क्यू, और फाइनल पोटेंशियल 40 माइनस इनिशियल पोटेंशियल 20, फिर से वही आ जाएगा 40 नहीं -10, सॉरी पहला तो 10 है फिर लास्ट 40, फिर से वही आ जाएगा 30 क्यू। देखो इसमें भी 30 क्यू था, पहली सरफेस में भी ले जाने में 30 क्यू ए से बी तक, दूसरी में भी 30 क्यू, तीसरी में भी देखो 10 से लेके और 40 तक लेके गए ए से बी, तो फिर से वही 30 क्यू। सेम इसमें भी देखो लास्ट वाली में भी 10 से लेके और 40 तक लेके गए, तो इसमें भी सेम वही। तो हर एक सरफेस में ए से बी तक ले जाने में हमें बराबर वर्क करना पड़ रहा है। तो ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन बी, इन ऑल 4 केसेस द वर्क डन इज द सेम। बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि जब आप किसी चार्ज को उठा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हो तो आपको कितना वर्क करना पड़ता है, उसका फॉर्मूला होता है उस चार्ज को लिखो पहले, फिर जिस पॉइंट से आप लेके जा रहे हो ए से बी पे, तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, ये फॉर्मूला होता है W बराबर Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, या VB माइनस VA, या V2 माइनस V1। उससे आप डायरेक्टली कर सकते हो, बिल्कुल आसान सा सवाल था। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है, एक कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय ए बैटरी। एक कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज कर दिया, चलो ठीक है, ये कैपेसिटर मान लो C है, V वोल्ट की बैटरी से इसको चार्ज कर दिया। द बैटरी इज रिमूव्ड, फिर इसमें से बैटरी हटा दी, तो चार्ज तो अब भी रहेगा, इसकी वोल्टेज V हो गई, कैपेसिटेंस इसका C है, एंड आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, और इसके साथ बिल्कुल सेम इसी के जैसा एक अनचार्ज जिसकी वोल्टेज 0 है कैपेसिटर को हमने लगा दिया। द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम, मतलब पहले सिस्टम की जो एनर्जी थी और अब जो सिस्टम की एनर्जी है, तो पहले कितनी थी, तो पहले की एनर्जी थी U1, तो ये कैपेसिटर जो है चार्ज हो गया था बैटरी से लगने के बाद, तो हाफ CV² थी, इसमें वोल्टेज V थी, लेकिन अब कितनी होगी सर? तो पहले तो ये सोचो होगा क्या, होगा ये जो चार्ज कैपेसिटर है और ये जो अनचार्ज कैपेसिटर है, चार्ज कैपेसिटर में से अनचार्ज कैपेसिटर के अंदर चार्ज जाना शुरू हो जाएगा। कब तक जाता रहेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, इसका भी V0 इसका भी V0। ठीक है, अब ये V0 कितना होता है हम अभी पिछले सवाल में समझ के आए, ये होता है सर V/2 और V/2, क्योंकि दोनों सेम है ना, आधा आधा हो जाएगा। देखो पहले वाले कैपेसिटर पे तो वोल्टेज V है, दूसरा अनचार्ज है, इस पे पोटेंशियल 0 है। ठीक है, तो जब दोनों को लगा देंगे एक जैसे ही तो है दोनों, ये भी C है ये भी C है, तो अब वोल्टेज आधी आधी बढ़ जाएगी। लेकिन इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी का लॉस होता है, हमें पता है। हाँ, तो अब इसकी अगर नई एनर्जी देखी जाए कितनी है, तो इसकी नई एनर्जी है U2 पूरे सिस्टम की, कितनी? तो सर हाफ C, V कितना हो गया? V/2 का स्क्वायर, और दूसरे कैपेसिटर में भी एनर्जी है हाफ C, उसके भी V/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 CV² आ गया। देखो पहले एनर्जी कितनी थी टोटल? हाफ CV², अब कितनी है? 1/4 CV², आधी हो गई एनर्जी भाई साहब। मतलब आधी कहाँ गई? लॉस हो गई। आप चाहते तो उस लॉस का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, वो हमने पिछले भी अभी इसी वीडियो में पिछले सवाल था मेरे, देखो अभी पीछे दिखाता हूँ, ये 19 से भी पहला था शायद, इससे भी पहले था, ये था, इसमें सेम यही पूछा था, सेम यही सवाल है 17 वाला। तो 17 वाले में यही पूछा था कि कितनी एनर्जी लॉस हुई, यहाँ पूछा है कि कितनी बची।
जितनी एनर्जी पहले थी और अब कितनी बच रही है। तो इन्होंने कहा द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम, तो टोटल एनर्जी जो है इसकी वो इंक्रीज हो गई, नहीं घटी है। देखो हाफ सी वी स्क्वायर से घट के 1/4 सी वी स्क्वायर हो गई। तो डिक्रीज बाई ए फैक्टर 2, हाँ बिल्कुल यही है, आधी हो गई। डिक्रीज बाई ए फैक्टर 2, फैक्टर 2 का मतलब 2 टाइम्स आधी हो गई, मतलब 1/2 हो गई, ऐसे समझ लो। तो हो भी गई, हाफ सी वी स्क्वायर थी, हो गई कितनी, हाफ 1/4 सी वी स्क्वायर। तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो गया। रिमेन्स द सेम ये भी नहीं हो सकता, इंक्रीज इंक्रीज तो हुई नहीं, घटी है। ठीक है, ये इस वजह से हुआ क्योंकि बैटरी इन्होंने हटा दी। अगर ये बैटरी ना हटाते, बैटरी को लगे रहने देते, तो फिर ये बढ़ जाती है। अगर बैटरी लगे लगे में एक और कैपेसिटर लगा देते, चलो वैसा क्वेश्चन होता तो उसकी बाद में बात करेंगे, कोई बात नहीं, ऐसा भी कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। फिलहाल ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एनर्जी का लॉस हुआ है, इसलिए जो एनर्जी बची है वो देख ली हमने। तो जो पहले एनर्जी थी 1/2 सी वी स्क्वायर, अब रह गई 1/4 सी वी स्क्वायर, मतलब पहले से आधी हो गई। तो डिक्रीज्ड बाई ए फैक्टर 2, मतलब 2 टाइम्स वो आधी हो गई, 1/2 टाइम्स हो गई, ऐसे समझ लो। चलो भाई, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। ठीक, कुछ अच्छे सवाल, इसमें जो पहले वाला सवाल था वो काफी अच्छा था, लेकिन उस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको उस पे शॉर्टकट बताऊंगा, कुछ शॉर्ट्स डालूंगा मैं अपने चैनल पे। तो उस शॉर्ट्स में जो शॉर्टकट्स बताए जाएंगे कुछ आपके, जिनसे डायरेक्ट आप जल्दी से कर सकते हो कुछ सवालों को, और कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी लाने की। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ये सब कुछ कर दिया करो बच्चों। फिर मिलते हैं कल की वीडियो में।